गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे, टाइम पे अपनी फूड ले रहे होगे, टाइम पे अपनी नींद पूरी कर रहे होगे, क्योंकि वो बड़ा फर्क पड़ता है। आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टाइम पे बहुत क्रूशियल है, आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए और आप अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकें। तो पीजीपी की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, वहां पे विकास सर आपसे ले रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको विकास सर। मैंने खुद वो वीडियो देखी है पीजीपीबी की, इतनी अच्छी कंसेप्ट क्लैरिटी है पीजीपीबी के और इनकम टैक्स में इतनी अच्छी कंसेप्ट क्लैरिटी है कि अगर आप सिर्फ वीडियो सुन के ही अगर एग्जाम में चले जाओ तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अच्छे से कर पाएंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से वॉच करो, नोटिंग करो। आज हम शुरू कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन एंड आंसर जो इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं। पता नहीं बच्चों को ये क्वेश्चन, ये चैप्टर इतना मुश्किल क्यों लगता है। कंसेप्ट इसके अंदर कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस याद करने होते हैं कुछ, बस थोड़ा डेट्स का खेल है जो एग्जामिनर आपके साथ थोड़ा सा गेम प्ले करता है, उसको मैं आज यहाँ पे क्लियर करूंगा इस चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट टाइम ऑफ सप्लाई आईसीआई क्वेश्चन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला जो चैप्टर हमारा है, पहला जो क्वेश्चन पेपर है वो है मई 18 का जो पेपर है, उसपे जो क्वेश्चन आए हुए हैं टाइम ऑफ सप्लाई के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई का। क्वेश्चन नंबर 10A आया हुआ है, पढ़ते हैं जी क्या क्वेश्चन है और क्या पूछा गया है। मैसेज मंच एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इंपॉर्टेंट लाइन को हाथ के हाथ अंडरलाइन करना सीखो ताकि दोबारा से उसको रिकॉल ना करना पड़े। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, ध्यान रखना टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस नहीं पूछा, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हम याद करेंगे अपना कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स वाले केस में अगर रिमूवल है, हमें लग रहा है कि रिमूवल है, तो रिमूवल में क्या करते हैं हम, अगर रिमूवल होती है तो हम देखते हैं एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। और ड्यू डेट क्या होती है जी, ड्यू डेट होती है आपकी रिमूवल वाली डेट। ये हमने काम कहां किया जी, रफ में किया है। तो रिमूवल वाली डेट हमें ढूंढनी है और ये डेट ढूंढनी है। इन दोनों में से जो भी विच एवर इज अर्लियर है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो हमने कहा जी हमारे गुड्स सप्लाई यानी कि रिमूव्ड हुए हैं 3 अक्टूबर को हमारे गुड्स रिमूव हुए हैं, यानी कि ये वाली डेट हो गई। इनवॉइस इश्यू हुआ है 5 अक्टूबर को, यानी कि ये डेट हो गई। और पेमेंट हुई है, पेमेंट को तो हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा केस यहाँ पे क्या है, गुड्स वाला केस है। कैसे पता लग रहा है सर, ये पता लग रहा है गुड्स वाला केस है। तो गुड्स वाले केस में हम पेमेंट को इग्नोर कर देते हैं। तो हम चेक करेंगे एक्चुअल डेट और रिमूवल डेट विच एवर इज अर्लियर। तो हमारा आंसर हो गया ये, आंसर सिंपल है। आंसर हो गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा 3 अक्टूबर 2017 को हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस तरह के इजी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं 2017 के 18 के पेपर में। अब थोड़ा लेवल इंस्टीट्यूट ने इंक्रीज किया है, बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब इसका आंसर आप कैसे करेंगे, इसका आंसर करने का आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं क्वेश्चंस। इसको आप ऐसे लिखेंगे, द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज शेल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग: डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर आप ये दिखा दोगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी 3 अक्टूबर 2017। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर प्रोविजन के, 2 नंबर आंसर के। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं जी, नवंबर 2018 का पेपर देखते हैं, 2019 का पेपर देखते हैं। इसके अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई का, तो वो जरा एनालाइज कर लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का बी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका टाइम ऑफ सप्लाई, पूछा है आपसे इंस्टीट्यूट ने। क्वेश्चन नंबर 6 का बी। पेपर कौन सा है ये? पेपर है नवंबर 2019। बहुत सिंपल क्वेश्चन, नहीं समझना है इसको, देखना है क्या क्वेश्चन ने पूछा है और क्या उसका आंसर है। लेट्स सी। नो एंड ग्रो पब्लिशर्स। पब्लिशर क्या करते हैं? पब्लिशर क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। तो नो एंड ग्रो पब्लिशर्स आर रजिस्टर्ड डीलर इन इंडिया पेड इन एडवांस। इसका मतलब ये जो केस है ये हमें लग रहा है सर्विस का केस है। ये तो हमें क्लियर हो गया, ये केस सर्विस का है और इन्होंने कुछ एडवांस भी दिया है और सर्विस पे एडवांस पे जीएसटी लगता है, ये भी हमें क्लियर है। ठीक है जी। तो ये ऑथर को इन्होंने, ऑथर इसका मतलब ऑथर कहां आते हैं सर? ये आते हैं आरसीएम में। हमें एक कंसेप्ट की लिंकिंग करना बहुत सीखना है अच्छे से। जीएसटी इज नॉट अ लॉ, इट इज अ नेटवर्क ऑफ लॉ। आपको जब तक लिंकिंग करनी नहीं आएगी आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता। यहां पे आरसीएम क्या है? आरसीएम में आता है ऑथर की सर्विस। तो इसका मतलब ये जो केस है ये एक तो सर्विस वाला केस है, आरसीएम वाला केस है और सर्विस वाला केस है। ये तो हमें पढ़ के पता लग गया। कॉपीराइट कवर्ड इन दिस, ठीक है। इट मेड अ बैलेंस पेमेंट। तो इन्होंने कहा जी, अब ध्यान से पढ़ते हैं। नोहा पब्लिशर एक रजिस्टर्ड, इन्होंने एडवांस दिया और इन्होंने क्या किया? एडवांस जो दिया है वो एडवांस की डेट ये है। देखो जब हम एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना, तो हमारे बैठ में बहुत सारे प्रेशर होते हैं, अगले एग्जाम का, इस एग्जाम का, और बहुत सारे प्रेशर हमारे एग्जाम में होते हैं। तो आपको ध्यान से लाइन पढ़नी है। ये जो एडवांस है इसकी डेट यहां आके एग्जामिनर ने क्लोज करी है। आप सोचोगे सर ये डेट कौन सी है? तो आपको लिंकिंग से पढ़ना है। ये देखो यहां से शुरू हो रहा है, ये पूरा लाइन पेड इन एडवांस, दिस कहानी सुना रहा है, ये कह रहा है ऑन दिस डेट। इसका मतलब एडवांस की जो डेट है वो इसने यहां से शुरू होकर यहां क्लोज करी है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एग्जामिनर कौन सी डेट कहां दे रहा है, कौन से पैराग्राफ में दे रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है जी। इट मेड अ बैलेंस पेमेंट ऑफ 150 लाख ऑन दिस डेट, यानी कि 50,000 रुपए की पेमेंट हमें मिली है इस तारीख को और 1.5 लाख की पेमेंट मिली है हमें इस तारीख को। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इफ मिस्टर गणतंत्र रेज इनवॉइस ऑन दिस डेट। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में ना, जब आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप ना थोड़ा क्वेश्चन देख के थोड़ा डगमड़ा जाते हो। तो इसके तरीका ये होता है कि पहले आप देखो कि आरसीएम वाले केस में ये काम कहां कर रहा हूं, रफ में कर रहा हूं। सर्विस वाले केस में, आरसीएम वाले केस में, सर्विस वाले केस में हमारे पास क्या प्रोविजन है? हमारे पास प्रोविजन ऐसे है, पेमेंट रिसीव्ड और 61st डे ऑफ सप्लायर इनवॉइस। ये जी हमारा रूल है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी इनमें से पहले है। पेमेंट रिसीव हम किसको बोलते हैं? या तो हमारे अकाउंट में, अब यहां पे हम सोच रहे हैं एज ए रेसिपेंट, तो या तो हमारे अकाउंट में एंट्री हो जाए या हमारे अकाउंट में डेबिट हो जाए, नॉट क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि हम क्या है, रेसिपेंट है, तो हम रेसिपेंट की तरह सोच रहे हैं। ये हमने कंसेप्ट अपना रफ में क्लियर कर लिया है। अब इसकी डेट डालते रहो। पेमेंट आई है हमारी 50 की, जो 50,000 की पेमेंट आई है वो आई है हमारी 5/9 को, ठीक है। और 1.5 लाख की पेमेंट आई है 12/12/2018 को, ठीक है जी। अब हम बात देखते हैं ये 61वां दिन कब आएगा। तो इस डेट से हमें निकालना है 61वां दिन, इस डेट से निकालना है। तो इस डेट से 61वां दिन कैसे निकालेंगे जी? हम निकालेंगे 6 अक्टूबर 2018 को उसने अगर इनवॉइस इशू किया है, तो इसका 61st डे हमारा क्या होगा ये हम देख लेंगे। 61st डे जो हमारा होगा इसका, वो होगा 6 दिसंबर 2018। सर ये कैसे निकाला है आपने? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे निकालना है। तो ये हमारा होगा 61st डे, ये हमने वर्किंग कर ली है जी। ऐसे भी देख लेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 60 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये हमारा 61st डे हो जाएगा। अब हम देखेंगे जी इन दोनों में से, अब देखो यहाँ पे दो केस हैं,
50 का अलग बताना है और 1.5 लाख का अलग बताना है। ये मैंने रफ में काम कर लिया है। अगर ये डेट है तो इसका 61st डे भी निकाल लूंगा मैं, इसका 61st डे क्या आएगा ये भी निकाल लिया मैंने, इसका भी निकाल लूंगा मैं। इसका आएगा मेरा 16 फरवरी 2018। तो ये मैंने अभी रफ में काम कर लिया है। सर रफ में काम करने से क्या फायदा होगा? रफ में काम करने से फायदा ये होता है जी, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और आप पूरे मार्क्स लेने को आप आराम से पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप लिखोगे लीगल प्रोविजन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर देते हुए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 का बी आप लिखोगे टाइम ऑफ, यहां दे रहे हो लीगल प्रोविजन, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का होता तो हम लीगल प्रोविजन नहीं देते, तो तुम आंसर देते, बट क्वेश्चन 4 नंबर का है तो उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, और एग्जामिनर को जो चाह रहा है वो उसको दे रहे हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई shall be earlier of following in case of services under reverse charge। आप कह रहे हो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, अर्लियर ऑफ फॉलोइंग क्या होगा, लिखोगे आप डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और 61st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। इन दोनों में से जो भी विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी, ये आपने लीगल प्रोविजन दे दिया। लीगल प्रोविजन देने के बाद अब आप बताओगे केस 1 दोगे, और केस 1 में बताओगे इफ इनवॉइस इज इश्यूड बाय the supplier, if invoice is issued by supplier on, आप मेंशन करोगे ऑन October 2018। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, हम निकालेंगे टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 50,000 इज इक्वल टू, हमने आंसर लिखा हुआ है सिंपल जी हमारा, इन केस ऑफ इन केस ऑफ 50,000 में ये ज्यादा है, ये पहले है या फिर ये पहले है, तो हम बोलेंगे जी इनवॉइस इशू हुआ इस तारीख को, तो ये पहले है, तो 5/9/2018 हमारा आंसर हो जाएगा फॉर 50,000। तो 5/9/2018 एज इट्स अर्लियर देन डेट of earlier than 60 day from supplier invoice। हमने कहा जी ये हमारा टाइम सप्लाई हो जाएगा। हम बोलेंगे TOS फॉर 1.5 लाख। 1.5 लाख के लिए क्या होगा TOS, तो उसका आंसर करेंगे हम। अब देखेंगे इनमें जो भी ज्यादा है, ज्यादा क्या है देखते हैं, जो भी पहले है, तो ये हमारा ये वाली डेट है और ये वाली डेट है। इनमें से पहले क्या है, पहले हमारा ये वाला है, तो लेंगे 6/12/2018। तो यहां लिखेंगे 6/12/2018
12/2018। ठीक है जी, ये आंसर हो गया। तो यहां लिख देंगे अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट और 60 डे ऑफ सप्लायर इनवॉइस। ठीक है जी, शॉर्ट में मैंने आंसर दे दिया। ये हो गया केस 1। केस 1 कब है? जब हमने इस तारीख को इनवॉइस इशू किया है सप्लायर ने, तो हमारा केस 1 हो गया। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में लिखेंगे व्हेन सप्लायर इनवॉइस ऑन, सप्लायर इनवॉइस ऑन किस डेट पे? 17/12/2018। तो इसका आंसर हम देंगे ऐसे, पहला फॉर TOS फॉर 50,000 इज इक्वल टू, अब जो भी पहले है, देखो पहले क्या है, देखते हैं पहले क्या है। अब कंपेयर करना है हमारे को, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, ये वाला और ये वाला जो भी पहले है। तो पहले ये 5/9 आएगा इसका आंसर, तो आप लिखोगे 5/9/2018 TOS फॉर 1.5 लाख इज इक्वल टू, अब देखो क्या पहले है, ये और ये विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या आ रहा है आपका? ये आ रहा है 12/12/18, तो आप लिखोगे 12/12/18। तो ये आपका TOS हो गया। ये आपने लीगल प्रोविजन दे दिया। लीगल प्रोविजन देने के बाद आपने केस बता दिया और आपने ये आंसर निकाल दिया। तो इस तरह से आपको घबराना नहीं है। अगर दो तरह के एडवांस हैं तो आपको हर एडवांस का अलग TOS निकालना है। ये क्वेश्चन में हमने ये सीखा है। तो ये हमारे क्वेश्चन पेपर के जो आंसर करने का तरीका है, ये मैंने आपको सिखाया है। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन था। बाकी और जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ RTP के क्वेश्चन। तो RTP के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। RTP में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, तो लेट्स कम टू RTP एंड सी किस टाइप के क्वेश्चन RTP में पूछे गए हैं। ये RTP हमारी नवंबर 2019 की है, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं टाइम ऑफ सप्लाई के। तो RTP ऑफ 2019 नवंबर, देखते हैं जी क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन तो किसी और चीज का है, ये क्वेश्चन किसी और चीज का है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है आई थिंक। तो 16 पे हम आते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 16 ये है जी, ये क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई आपको निकालना है। क्वेश्चन की लेंथ देख के आपको कभी भी नहीं घबराना। क्वेश्चन आपको बड़ा लगता है कि यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतनी सारी कहानी लिखी हुई है इसमें, जो काम की बातें हैं वो ले लेंगे, जो बेकार बातें हैं वो हटा देंगे। जैसे कि एक बगुला होता है, बगुला क्या करता है, अगर आपको पानी और दूध दे दो साथ उसको, तो वो पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग कर देता है। आपको इसी तरह बगुला बनना है एग्जाम में। जो काम की चीज है पानी को हटा दो और जो मलाई है उसको निकालना है इसमें से। तो महक सन्स इज रजिस्टर्ड सप्लायर इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये क्या है जी, गुड्स है। चलो जी आगे चलते हैं। पे GST अंडर रेगुलर स्कीम, मतलब कि कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है, नॉर्मल स्कीम में है। 15 जुलाई को ये ईयर नहीं दिया, हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। कभी ईयर ढूंढने लग जाओ एग्जाम में कि ईयर कहां है, अरे ईयर की जरूरत नहीं है, उसने आपको मंथ दिया तो मंथ से फोकस करो। तो महक सन्स ने रिसीव किया है एक ऑर्डर सुंदर ट्रेडर से फॉर कंसाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अभी तक हमें नहीं पता लग रहा कि इसमें फॉरवर्ड चार्ज है रिवर्स चार्ज है, अभी तो हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है जी, ऑर्डर मिला हमारे को, महक सन्स ने कंसाइनमेंट रेडी कर दिया, इस तारीख को कंसाइनमेंट रेडी कर दिया। रेडी करने से हमें कोई मतलब नहीं है जी, आपने पैकिंग कर दी है, आपने ऑर्डर ले लिया, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो रिमूवल का वेट करेंगे, हम तो सिंपल रिमूवल का वेट करेंगे। इनवॉइस
इश्यू हो गया है 21 जुलाई को। अब आप रफ में काम कर लो, इनवॉइस बन गया है 21 जुलाई को, हमारा इनवॉइस बन गया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और सुंदर ट्रेडर ने कंसाइनमेंट कलेक्ट नहीं करा इमीडिएटली, और उसने कलेक्ट किया इनवॉइस, गुड्स रिसीव किया, उसने गुड्स रिमूव हुआ। इसका मतलब गुड्स रिमूव कब हुआ? गुड्स रिमूव हुआ है 30 जुलाई को। सिंपल सिंपल कंसेप्ट है जी। इनवॉइस इशूड और ड्यू डेट ऑफ इशूड ऑफ इनवॉइस, वो क्या होता है? रिमूवल। रिमूवल कब हुआ है? 30 तारीख को हुआ है। तो इनमें से जो भी पहले है, पहले क्या है जी? पहले आपका ये है 21 जुलाई आपका हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल क्वेश्चन है। हैंड ओवर किया है इसने, और उसने क्या करा है? पेमेंट रिसीव करी है। पेमेंट रिसीव करी है इसने, पेमेंट एंटर हुई है 31 जुलाई को, और 1 अगस्त को अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो हमें उससे मतलब ही नहीं है, हम गुड्स वाला केस देख रहे हैं। गुड्स वाले केस में पेमेंट को हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिंपल लिखेंगे इसके अंदर, द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ गुड्स shall be earlier of the following। पहला, actual date of issue of invoice this, और due date of issue invoice whichever is earlier। ये आपका earlier है, तो आपका आंसर हो गया 21 जुलाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको कहानी देख के लग रहा होगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतनी रामायण कथा लिखी हुई है इसमें। तो मैंने आपको बोला आपको बगुला बनना है, क्वेश्चन का साइज देख के नहीं घबराना। बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन का साइज देख के नहीं घबराना। बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनकी हवा तो ऐसे फुस हो जाती है 1 मिनट में, अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हो तो। चले जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया डिस्कस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट हमने सीखा गया इस क्वेश्चन में कि बड़े क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना। और गुड्स वाला केस आ जाए तो आप बोलना हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा हो गई। गुड्स वाला केस तो बहुत सिंपल है टाइम ऑफ सप्लाई का। सर्विस में फिर भी आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, बट गुड्स वाला केस तो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ये हमने कर लिया डिस्कस। नवंबर 19 का आरटीपी, जिसमें एक क्वेश्चन ही आया हुआ था। अब हम बात करते हैं, एक केस स्टडी आई हुई नवंबर 20 का पेपर देखते हैं। आरटीपी नवंबर 20 का देखते हैं जी क्या आया हुआ है इसमें। एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आज, जो आपके सारे घोड़े खोल देगा। घोड़े मतलब आपके सारे दिमाग के जो है ना, आपको रियल में समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी, उसका वेट करो आप, आपको मजा आएगा बहुत। तो नवंबर 19 का आरटीपी है ये, नवंबर 20 का आरटीपी है, सॉरी। देखते हैं जी क्या क्वेश्चन इसने पूछे हैं हमसे। लेट्स सी। तो केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी इसकी है केस स्टडी नंबर, ये केस स्टडी पूछी है इसने, टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है इसने। अब टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है तो इसने हमारे से, तो पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा कि इसका बेस कहानी कहां लिखी हुई है। ये एक केस स्टडी क्वेश्चन है, इसकी स्टोरी कहां लिखी हुई है, कहानी कहां लिखी हुई है। पहले कहानी पढ़नी पड़ेगी, और कहानी किसकी पढ़नी है? कुमार और राम की पढ़नी है। पॉइंट टू बी नोटेड। कई बार आपको कहानी कोई और दी होगी, उसको पढ़ के आप आंसर दे दोगे। कहानी पढ़नी है कुमार और राम की। मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूं। देखते हैं जी कैसे हमें कहानी पढ़नी है। हमने कहा जी हमें तो बगुला बनना है, हमें पानी को और दूध को अलग करना है। तो हमने कहा जी ये राम, ये बात जो लिखी हुई है, फ्लैट दिया, ये शाम की लिखी हुई है, ये कुमार की लिखी हुई है। हमें क्या पढ़ना है? कुमार एंड राम। तो ये शाम है, ये राम है, ये कुमार है, ये शाम है। बच्चे क्या करेंगे? इसको पढ़ के निकाल देंगे टाइम ऑफ सप्लाई, और बाद में देखेंगे ओहो यार ये तो राम कुमार की बात कर रहे हैं, ये तो राम कुमार की बात हो रही है, और हम देख रहे हैं शाम और कुमार की बात। टाइम वेस्ट नहीं करना जी दोस्तों बिल्कुल भी। यहां पे देखेंगे हम, फिर अगला लाइन में इसने बोला राम और कुमार की बात यहां पे हो रही है। तभी बोलता हूं आपको पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आपका टाइम बहुत बचेगा। नहीं तो आपने यहाँ बिना मतलब के यहाँ पे 5 मिनट खराब कर दिए थे अपने। और 5 मिनट का मतलब समझते हो क्या मतलब है? 5 मिनट का मतलब हो गया कई बार 6 महीने। मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। 5 मिनट में आपने अगर 1 नंबर भी कमा लिया तो वो 6 महीने आपके बचा सकते हैं। कई बार बच्चे ऐसे हमें मैसेज करते हैं इमोशनली, सर हमारे 39 नंबर आए थे, 39 नंबर आए थे हमारे। अगर हमारे को 1 नंबर और मिल जाता तो हम आज सीए बन जाते।
तो आधे आधे नंबर को हमें खींचना पड़ेगा, आधे नंबर के लिए हमें फाइट करनी पड़ेगी, इसलिए एक एक मिनट हमें बचाना है। यहां पे हमें पढ़ना है मिस्टर 1 अगस्त को कुमार ने एक कॉन्ट्रैक्ट को लिया इंटीरियर डिजाइनिंग का। इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होती है जी? सर्विस होती है। राम से लिया और ये एक्सेप्ट हो गया 2 अगस्त को, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। सर्विस कंप्लीट हो गई इस तारीख को, यानी कि ये सर्विस कंप्लीट वाली डे है। 6 अगस्त क्या है? सर्विस कंप्लीट वाला डे है। इनवॉइस इशू हो गया टाइम पर, इसका मतलब इनवॉइस इशू होना चाहिए था 30 दिन के अंदर अंदर, बट आपने इनवॉइस इशू कर दिया 7 अगस्त को। बहुत अच्छी बात है जी, आपने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू किया है, तो हम क्या करेंगे जी? हम कहेंगे 7 अगस्त बोल देंगे। तो हमने कहा जी हमारा कंसेप्ट होता है टाइम ऑफ सप्लाई का कि इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर हमने टाइम पे इनवॉइस इशू करा है तो हमारा फॉर्मूला होता है इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर ये टाइम पे इशू नहीं होता तो हम बोलते हैं डेट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो टाइम पे इशू इनवॉइस इन्होंने कर दिया है तो हम मान लेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट। पेमेंट कब हुई है जी? पेमेंट हुई है 29 अगस्त को, तो हमारे लिए इररिलेवेंट है, हम 7 अगस्त को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो हमारा आंसर क्या है? 7 अगस्त। हमने ऑप्शन देखे ही नहीं, बिना ऑप्शन देखे हमने आंसर निकाल दिया। जब हम ऑप्शन पे आएंगे ना तो हमें कॉन्फिडेंस लगेगा, यस जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन में दिया होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों कराया है? इस पॉइंट से कराया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पे कुमार राम लिखा हुआ है और आप ऊपर पढ़ के शाम वाला निकालना शुरू कर दोगे। आपको ध्यान रखना है जो उसने पूछा एग्जामिनर ने उसी पे आपको फोकस करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया नवंबर 20 का। अब हम आते हैं आज के द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन पे। द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस इसका एक क्वेश्चन और कराऊंगा उसके बाद। मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के मैं इंस्टीट्यूट का फैन हो गया, मैं खुद इंस्टीट्यूट का फैन हो गया, जबरदस्त फैन हो गया हूं। देखते हैं जी क्या क्वेश्चन है। तो आपके सामने क्वेश्चन है मई 2019 आरटीपी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। गलती करोगे आप, गलती करोगे बोल रहा हूं पहले से, गलती हो जाएगी कोई बात नहीं, बट इस क्वेश्चन से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ध्यान से देखते हैं जी क्या क्वेश्चन है। बेसिस रामचंद्र एसोसिएट्स रिसीव्ड सम टैक्सेबल सर्विसेज। कोई दिक्कत नहीं है जी, टैक्सेबल सर्विस रिसीव करी है हमने फ्रॉम मोहन दलाल लिमिटेड। इस तारीख को हमने टैक्सेबल सर्विस रिसीव करी हैं और हमने कैश पेमेंट कर दी इस तारीख को, यानी कि पेमेंट कर दी हमने, पेमेंट हो गई। सर्विस वाला केस है और कौन सा केस है? फॉरवर्ड चार्ज वाला केस है। ये पेमेंट वाली डेट है। पेमेंट एंटर इन द बुक्स इस तारीख को एंटर हुई है, तो रिसीव हुई है इस तारीख को, एंटर हुई है 16/1/2020। जो भी ईयर है, ईयर पे मत लिखो। तो 12 तारीख को कैश मिला है और एंटर हुआ है बुक्स में इस तारीख को। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको बात। फिर हमने कहा जी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर हुआ है। अच्छा, पेमेंट इन द एंटर इन द मैसेज रामचंद्र, कह रहे ये एंट्री रामचंद्र की बुक्स में हुई है। ये एंट्री कहां हुई है? रामचंद्र की बुक्स में हुई। रामचंद्र कौन है? रामचंद्र ने सर्विस रिसीव करी है, यानी कि ये क्या है? रेसिपेंट है। ये रेसिपेंट है। एग्जामिनर घुमा रहा है आपको, वो कह रहे हैं जी एंट्री कहां चेक करनी होती है? सप्लायर की बुक्स में या फिर रेसिपेंट की बुक्स में। हमने कहा जी फॉरवर्ड चार्ज का केस है, तो फॉरवर्ड चार्ज में हम एंट्री चेक करते हैं हमेशा सप्लायर की बुक्स में। ये रामचंद्र की बुक्स में क्यों दिखा रहे हो? हमें कंफ्यूज करने के लिए दिखा रहे हैं जानबूझ के। तो रामचंद्र की बुक्स में हमें क्या हुआ है? एंट्री हमने करी है 16 को। हमने कहा थी सप्लायर की बुक्स में एंट्री कब करी है? सप्लायर की बुक्स में एंट्री कब हुई है? वो हुई है हमारी, कह रहा है सप्लायर कौन है? मोहन दलाल सप्लायर है। इसके बुक्स में एंट्री हुई है 20/1
को एंट्री हुई है। तो ये एंट्री हुई है रेसिपिएंट की बुक्स में, ये एंट्री हुई है सप्लायर की बुक्स में, और ये कैश रिसीव हुआ है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इनवॉइस इश्यू हुआ है, इनवॉइस इश्यू कौन करेगा? सप्लायर करेगा। सप्लायर कौन है? मोहन दलाल है। तो मोहन दलाल ने हमें इनवॉइस इशू करा, इनवॉइस बना 18/1 को। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई। तो आपने पढ़ा होगा पेमेंट और सप्लायर इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। और पेमेंट क्या होती है? एंट्री इन द बुक्स, और क्रेडिट इन द बैंक विच एवर इज अर्लियर। तो हमने कहा जी इन दोनों में से ये अर्लियर है, 12 अर्लियर है, और इन दोनों में से 12 अर्लियर है। तो आप लिख के आ जाओगे 12/1 हमारा टीओएस हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और आप बड़े खुश हो जाओगे। अरे कितना अच्छा सवाल पूछा है, कितना सिंपल सवाल है। पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, और आपका आंसर हो गया ए। बच्चा बाहर आएगा, सेंटर के बाहर आएगा और पूछेगा यार आजा, एक काम करते हैं, आजा अपना क्वेश्चन पेपर मैच करते हैं। चल मैच करते हैं, आजा। पता क्वेश्चन नंबर 1 तेरा क्या आंसर है? अरे मेरा 12 पहला ए पार्ट सही है, अरे मेरा पार्ट ए सही है, चल यार बढ़िया हो गया, काम तो अच्छा हो गया। उसके बाद तेरा क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है? भाई ये सेंटर के बाहर मैचिंग मत किया करो। जब आपका अगला पेपर हो तो मैचिंग बिल्कुल मत किया करो, अगला पेपर ना हो कोई तो अलग बात है। थोड़ी देर बाद एक दोस्त और आ गया, चल यार मैचिंग करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या आंसर लिखा आपने? यार उसमें तो मैंने पहला ऑप्शन लिखा था 12, मेरा सही था आंसर। ओहो दे ताली दे एक बार, हाई फाई दे। वहां बैठ के आप हाई फाई मार रहे होते हो, अगला पेपर आपका बेचारा परेशान हो रहा होता है। उसके बाद एक मैडम आएगी थोड़ी देर बाद, सिंगम स्टाइल में मैडम आएंगी, कहेंगी मैम आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्या किया है, आपका दिखाना क्या? तो कहेगी क्वेश्चन नंबर 1 में तो ये जो पार्ट है ये ए नहीं आएगा। मैडम कहती है आ गई सेंटर के बाहर, कह रहे आपका दिमाग खराब हो गया है, इतना आसान क्वेश्चन है, 12 ही आएगा इसमें, पहला ऑप्शन ठीक है बिल्कुल। मैम बोलेगी ये क्वेश्चन आरटीपी में दिया हुआ है, कभी तुमने पढ़ा भी था भी ध्यान से, आरटीपी का क्वेश्चन है और इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। इनका दिमाग चकरा जाएगा। कह रहे मैडम समझाओ जरा, बाकी सारी चीज छोड़ देंगे ये। अब सवाल कितने नंबर का है? 1 नंबर का सवाल है। 1 नंबर के सवाल के लिए इतनी लड़ाई वहां शुरू हो जाएगी एग्जाम सेंटर के बाहर कि बताओ जरा सॉल्व करेंगे आज इसको क्वेश्चन, आज ही बनेंगे सीएम आज ही। ओ भाई साहब यहाँ पे घमासान यूज होना शुरू हो गया। मैडम कहती है तुम ज्ञान तुम्हें देना पड़ेगा पूरा, मैं पूरा ज्ञान देती हूँ आज। तुमने ये क्वेश्चन का ऑप्शन ये चूज कर दिया, गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन 18 है, मैं आपको ज्ञान देता हूं। मैडम ज्ञान दे रही है उन 2-3 लड़कों को कि देखो जी आपने क्या गलती कर दी है। अब देखते हैं जी क्या हो रहा है यहाँ पे। ये अपना सारा पेपर छोड़ के ये ज्ञान बांटने शुरू कर दिया इन्होंने, कहां पे? एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर। तो अब देखें क्या कहती है मैडम। मैम कहती है आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, लॉ में ऐसे लिखा हुआ है पेमेंट रिसीप्ट और सप्लायर इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी, पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट का मतलब क्या होता है? पेमेंट के 2 मतलब होते हैं जी। पेमेंट एंट्री करिए इन सप्लायर बुक्स, सप्लायर की बुक्स में एंट्री हो गई है, और क्रेडिटेड इन बैंक। भाई साहब बहुत टेक्निकल पॉइंट है ये। अकाउंट में एंट्री हुई है क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, किसके अकाउंट में? सप्लायर के बैंक अकाउंट में। इन दोनों में से जो भी पहले है उसको पेमेंट मान लेंगे। जो दोस्तों आपको ये गुमराह करने के लिए इन्होंने कैश पेमेंट दे दी ना, ये कैश पेमेंट की डेट जो आपको दी है ना, ये कैश पेमेंट की डेट बैंक में क्रेडिट नहीं हुई है। तो भी सोच रहे हो आप ये बैंक में क्रेडिट नहीं हुई है, तो इस डेट को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री सप्लायर की बुक्स में किस डेट पे हुई है?
हमारी सप्लायर की बुक्स में एंट्री किस डेट में हुई है? सप्लायर की बुक्स में एंट्री किस डेट में हुई है? 20 तारीख को हुई है। तो यहां लिखेंगे सप्लायर की एंट्री हुई है पेमेंट की 20 को और इनवॉइस इशू हुआ है 18 को। विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर क्या है जी? 18 आया है। ये आंसर सही है। वो बच्चों को कह रही है तुम जाओ डूब के मर जाओ, तुम यहाँ पे बिना मतलब के तालियां मार रहे हो। इसका आंसर तो 18 है। 18 कैसे है जी? पेमेंट अकाउंट में कब आई है, बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट हुई है, और एंट्री इन द बुक्स ऑफ सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। वो अर्लियर क्या था? 20 तारीख, क्योंकि कैश वाली पेमेंट को इग्नोर करना है। और पेमेंट इनवॉइस की डेट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में जो भी पहले है तो ये पहले है, ये सही आंसर है। ये तो जी बहुत ज्यादा हंगामा हो गया। वो 3 बच्चे सर पकड़ लिया, कह रहे हम बाकी पेपर डिस्कस नहीं करेंगे। मैडम माफ करो, बाकी पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा तो पहला क्वेश्चन ही खराब हो गया। अब ये जाके अपना सर पकड़ लेंगे घर जाके। और ये तो बड़ी छोटी बात है। अब ये मैडम को देखो, मैडम क्या करेंगी घर जाके? ये मैडम बोलेगी मम्मी मेरे पेपर तो बहुत जबरदस्त हुआ है आज, मैंने तो पहले क्वेश्चन ही ऐसा तीर मार दिया है कि पहले क्वेश्चन में मेरे को पूर्ण नंबर मिलेंगे 1/1। अरे 1 नंबर के पीछे तुमने यहां पे क्या कर लिया है? मतलब दोनों तीनों बंदों ने तो गलती करी है, ये मैडम भी गलती कर रही है। ये अपने आप को बड़ी शहंशाह समझने लग गई है कि मैंने एक क्वेश्चन ठीक कर लिया है, बाकी मैं पढ़ूंगी नहीं अगले पेपर में। सारा ध्यान इस 1 नंबर पे चला गया। तो भाई साहब ये 1 नंबर जो आपने डिस्कस किया है ना, ये तो वायरस है। और कोरोना वायरस से भी भयंकर वायरस है, क्योंकि कोरोना वायरस में तो फिर भी आपको क्वारंटाइन होना है 15 दिन के लिए, बट ये जो वायरस है ना, ये 6 महीने आपके खराब कर देगा। तो इस तरह के एग्जाम के बाद जो डिस्कशन आप करते हो ना, मैं तो क्या करता था एग्जाम सेंटर पे, ये क्वेश्चन पेपर है मेरा, ये मैं घर पे लेके नहीं आता था। मैंने कहा इसको घर पे लेके जाना ही नहीं है, इसको ही छोड़ दो। घर पे लेके जाऊंगा, अपने क्वेश्चन टैली करूंगा, अपने मार्क्स लगाऊंगा, मेरा दिमाग खराब होगा, मेरा अगला पेपर मेरा खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखना, किसी की बात मत सुनना कि ये बच्चे कह रहे जी ये आंसर ठीक है, ये आंसर ठीक है, ये आंसर ठीक है। आंसर इंस्टीट्यूट देगा आपको सजेस्टेड आंसर, या मेरे से पूछ लेना या किसी और टीचर से पूछ लेना, बट डिस्कशन मत किया करो सेंटर के बाहर आके, ना पहले ना बाद में। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जहां पे इंस्टीट्यूट ने आपको बड़ी क्लेवरनेस से कैश पेमेंट वाली बात दे दी। तो बी केयरफुल, जब आप इस तरह के क्वेश्चन करो तो हमेशा आप अपना लीगल प्रोविजन को लिख लो एक बार रफ पेपर में, और लिखने के बाद सेट कर लो, आप चुटकियों में वो क्वेश्चन निकाल देंगे। अगर आप पेमेंट में फट गए हो, पेमेंट में फंस गए, तो पेमेंट के अंदर भी आप जर्नल एंट्री कर लो, तो आप वो क्वेश्चन निकाल देंगे। ठीक है जी दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ध्यान रखना, इस तरह की गलती आपको एग्जाम सेंटर पे नहीं करनी। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं डिस्कस। मई 2020 का आरटीपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहा है सर्विस के केस में, और वो भी रिवर्स चार्ज के केस में। तो याद कर लो कॉन्सेप्ट अपना। रिवर्स चार्ज में क्या होता है? पेमेंट और 61st डे ऑफ फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस। तो हम देखेंगे, हमने एक केस स्टडी पढ़ ली। यहां लिखा हुआ ही अवेल सर्विसेज लायबल टू रिवर्स चार्ज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। तो ये होगी डेट ऑफ इनवॉइस, किसकी इनवॉइस? सप्लायर की इनवॉइस। तो सप्लायर का इनवॉइस हो गया 1/9 को। उसके बाद पेमेंट रिसीव हुई है 15/11 को। 15/11 को पेमेंट। तो इसका हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इसका हम निकालेंगे 61वां दिन, वो आएगा हमारा 1/11/2019। तो 61वां दिन और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर क्या है? सिंपल विच एवर इज अर्लियर ये है आपका। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/11/2019। ये आपका आंसर आ जाएगा 1/11/2019 नहीं, तो 1/11 ईयर नहीं दिया हुआ उन्होंने, ईयर मेंशन नहीं है, तो 1/11 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से टाइम ऑफ सप्लाई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे हुए हैं आरटीपी में से। बस आपको ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन में आप अटक जाओ, फंस जाओ, सिंपल नहीं लग रहा आपको, तो आप उसके प्रोविजन लिख के करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप सिंपल क्वेश्चन है तो बिना प्रोविजन के लिख सकते हो। अगर आप सिंपल क्वेश्चन नहीं है तो प्रोविजन रफ में लिख लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो, डेट लिख लो, उसके बाद देखो कंपेयर करके विच एवर इज अर्लियर, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये हमारी वीडियो थी फॉर टाइम ऑफ सप्लाई क्वेश्चन आंसर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। अच्छे से पढ़े, अच्छे से रिवाइज करें और अपना हेल्थ का जरूर ख्याल रखें।
आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है ताकि आप एनर्जेटिक रहे और अच्छे से मेहनत कर सके। थैंक यू, टेक केयर।